क्लास। ओके, सो आज आपका रिवीजन क्लास होने वाला है ह्यूमन बॉडी पे, क्योंकि मैंने थोड़ा देखा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने देखा आपकी बुक को, और मैंने पिछले ईयर के जो जितने सारे बैचेस के क्वेश्चंस आए फाइनल टर्म्स में, ठीक है, सेकेंड इंटरनल्स हो कि लेट इट बी फाइनल टर्म्स हो, ठीक है, तो मैंने देखा ह्यूमन बॉडी पे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, और बच्चे थोड़ा उस चैप्टर को नेग्लेक्ट करते हुए डिजीज ओरिएंटेड पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि डिजीज ओरिएंटेड चैप्टर्स पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट, यू हैव टू फोकस ऑन द डिजीज ओरिएंटेड पार्ट। मतलब जो डाइट मैनेजमेंट्स वाला जो जितना सारा आपका है कोर्स पे, वो यू हैव टू फोकस। बट बेस जान के रखने से क्या होता है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी मार्क्स के आ रहे हैं, जैसे एटलीस्ट फॉर लाइक 10 मार्क्स के तो आएगा ही टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। तो आप बेस जान के रखोगे तो डिजीज ओरिएंटेड चीजों को झट से ठीक करने में या फिर झट से उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑलराइट, सो डिजीज टेक्निकल जो चैप्टर्स में जो फाउंडेशन में आते सबसे पहले ऑब्वियसली एनाटॉमी तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट ऑर्गन सिस्टम को हम लोग को मद्देनजर रखते हुए डिस्कस करना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके। काफी सारे बच्चे आई थिंक दे हैव जॉइंड और चले गए, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, उन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस देखने का पूरा एक प्रॉमिस कर रखा है अपने आप को कि हम रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखेंगे, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। whenever you are attending the revision classes, प्लीज ध्यान रखें कि खुद का कॉपी पेन अपने पास आप रखो, चीजें नोट डाउन कर सको, ठीक है। ऑलराइट, तो फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम। ऑलराइट, अच्छा, स्केलेटल सिस्टम को मैं डिस्क्राइब करने से पहले एक लाइफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको एक पूरा लेवलिंग करके दिया था, वो याद है आपको? एटॉम से लेके पूरा ऑर्गेनिज्म तक का आपको, आई होप, मैं काफी बार रिपीट कर चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। तो एटम, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, एंड देन कंप्राइजेस ऑफ सेल्स एंड देन टिश्यूज, राइट। तो नंबर ऑफ सेल्स मतलब पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिला के आपके टिश्यू बनते हैं, ये आपके दिमाग में फिट अभी तक हो चुका होगा, राइट। मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक ऑर्गन्स, राइट। तो ऑर्गन से पहले का भी एक स्टेप है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक योर बोन्स, ऑलराइट, एंड मसल्स एज वेल। इसका डिफरेंस भी जानेंगे हम। ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे, रिवाइज करेंगे। एक्चुअली यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस चैप्टर्स, बट थोड़ा मेमोरी फ्रेश करना जरूरी है। एक तो स्केलेटल सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एंड मस्कुलर हेड सिस्टम। टाइम बचा तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, नहीं तो अगर टाइम क्रॉस कर गया 1 घंटा से ज्यादा तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो सेल से बनता है ग्रुप ऑफ टिश्यूज, एंड टिश्यूज से बनते हैं बोन्स एंड मसल्स। अच्छा, अक्सर बोन्स का डेफिनेशन हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, चूंकि तो स्केलेटल सिस्टम का सबसे पहले उसका डिवीजन आता है बोन्स। हड्डी से ही ये पूरी सिस्टम बनती है, ठीक है। Skeletal system is what? It is one of the organ system found in our body, comprises of mainly bones. ओके, तो बोन का डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे? कल को आप इंटरव्यू जाते हैं, सबसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू यू न्यूट्रिशनल टर्म में आप बोन का डेफिनेशन क्या देंगे? तो बोन का डेफिनेशन आप लिखिए, बोन इज अ लिविंग टिश्यू that makes up the body skeleton.
ये एक पूरा सिंपल सेंटेंस है जो कि आपका बोन डेफिनेशन बनाता है। ऑलराइट, लेट मी राइट इट डाउन। बोन इज अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोन के अंदर खुद का एक ग्रोथ करने का पावर है, खुद बढ़ रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या, लिविंग टिश्यूज का क्या एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इट हैज इट्स ओन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हैं बोन का, ठीक है, अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ऑलराइट, एंड इट कैन ग्रो, इट कैन फ्यूज इटसेल्फ। ऑलराइट, फ्यूज मतलब मिक्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो बोन इज अ लिविंग टिश्यू that makes up the body's skeleton system। ज्यादा हार्ड नहीं है, याद रख सकते हो। ऑलराइट, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। ओके ओके, सो कितने प्रकार के, कितना टोटल बोन होता है एडल्ट पूरे बॉडी में? 206। लेकिन ये है एडल्ट की बोन नंबरिंग। You will find 206 bones inside a adult body skeleton structure। बट जब पैदा होते हैं, जब बॉर्न होता है, जब बर्थ होती है, तब इट इज 300 टोटल। ठीक है, 300 बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी। एमसीक्यूज में आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। टोटल नंबर ऑफ बोनी स्ट्रक्चर इन अ न्यूबॉर्न बेबी 206 नहीं लिखेंगे आप, 300 सॉफ्ट बोन्स लेके बेबी पैदा होते हैं। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा इतना छोटू सा बेबी, 300 हड्डियां होगी। हाँ, सॉफ्ट तरीके की, अब तक सख्त नहीं हुई होती हैं, दे हैवंट गॉन वेरी स्ट्रांग, राइट। तो काफी सारी छोटे 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 हड्डियों से न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते हैं और काफी छोटे छोटे होते हैं। यही छोटे छोटे बोन फ्यूज होते हैं, मतलब दे कॉम्बाइन ईच अदर टू मेक अ सर्टेन बिग बोन। ठीक है, पूरे बॉडी में हर प्रकार के शेप्स एंड साइज के बोन्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो अपने आप को कंबाइन करते हैं तो बनता है 206 टोटल इन एडल्ट स्ट्रक्चर स्केलेटल बोन। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। ऑलराइट, तो ये चीज आई होप एमसीक्यूज में आए तो आप पूरा प्रिसाइजली याद रखेंगे। ऑलराइट, मूविंग ऑन। ओके, सो बोन इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का सबसे पहला कंपोनेंट है बोन। चीजें नोट डाउन कर, आई होप कर रहे हैं, क्योंकि बुक में आपको काफी टेक्निकल चीजें मिलेंगी, लेकिन कभी कभी होता है फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो बुक में क्या है, क्यों है, किस लिए है, बोन की डेफिनेशन ही समझोगे और लिगामेंट्स टेंडन्स की डेफिनेशन ही नहीं समझोगे तो उसके बारे में अगर लिखा है बुक में तो समझ में नहीं आएगा, राइट? यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग। Alright, moving on. Bone is the first component. Second is tendons. Third is ligaments. और fourth है, number it down, bone, tendons, ligament, cartilage. Yes.
ओके, बोन का मैंने डेफिनेशन बताया है आपको। अच्छा, टेंडन्स की जब बात आती है उससे पहले हम लिगामेंट्स को जानते हैं। इफ दिस इज योर बोन स्ट्रक्चर, alright, this is this kind of two bone structure। मैं उल्टा बनाती हूँ उसको, एक सेकेंड। alright, अगर ये मान लीजिए ये दो बोन्स है, राइट, तो लिगामेंट्स का आपका डेफिनेशन है, राइट इट डाउन, डेफिनेशन में ही इसका मीनिंग छुपा है। इट्स अ इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ठीक है, ये भी एक प्रकार का टिश्यू है, राइट। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टिश्यू। मैं टिश्यू कितने प्रकार के टिश्यू हैं ये बताने के बाद मैं लिखा दूंगी, बट ये जान के रखो कि इट्स अ इलास्टिक काइंड ऑफ टिश्यू जो कि बोन से बोन को कनेक्ट करता है। एमसीक्यू में पूछा जाए a kind of tissue that connects bone to bone, you won't be answering it tendons। tendons काफी इजीली होता है बताने, क्योंकि टेंडन्स का और लिगामेंट्स का दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो यू कैन इजीली मिक्स एंड मैच विद दिस बोथ द डेफिनेशंस। बट लिगामेंट्स का हमेशा याद रखो, बोन की जो स्ट्रक्चर होती है, राइट, बोन की स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर ही लिगामेंट्स की फंक्शनिंग रहती है, पोजीशनिंग रहती है, ताकि वो दोनों बोन को कनेक्ट करके, मतलब खींच के कनेक्ट करके पूरा रख सके, ठीक तरीके से एक पोजीशनिंग हो सके, बोल के लिगामेंट्स का ये पहला फंक्शन है। तो व्हाट डज लिगामेंट्स डू? इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ऑलराइट, अच्छा, लिगामेंट्स के ऊपर का एक विभाग है टेंडन्स। ठीक है, टेंडन्स का काम है बोन टू मसल को ज्वाइन करके रखना। ऑलराइट, इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग काइंड ऑफ अ रोप, ठीक है, दैट कनेक्ट्स मसल टू योर बोन्स। ओके, लेट मी शो यू। जब तक डायग्राम नहीं दिखाऊंगी तब तक शायद आपको समझ नहीं आए। दिस इज अ बोन स्ट्रक्चर, ठीक है। बोन्स और मसल्स का डिफरेंस क्या है? पहले आएंगे आपके बोन्स स्ट्रक्चर में, पहले ढांचा बनेगा, ठीक है, ढांचा पहले क्रिएट होता है, उसके ऊपर थोड़ी मांसपेशियां आती है, ताकि देखो सिर्फ ढांचा बनने से तो मतलब पूरा ही हम पतले और लाइक इट वोंट लुक गुड, ठीक है, इट वोंट लुक गुड। काफी सारी फंक्शनिंग होती है मसल्स की, कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ हड्डियां रहेंगी तो हम अपनी मांसपेशी या फिर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, सो ये ढांचा अगर स्केलेटन का है, उसके ऊपर की लेयरिंग को, उसकी जस्ट ऊपर की लेयरिंग को हम बोलेंगे मसल्स, ठीक है, राइट। डीज अगर ये ढांचा है तो उसके ऊपर की लेयरिंग्स में मसल्स क्रिएट होते हैं, आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं मसल्स को और बोन को जोड़े रखता है टेंडन्स, वरना मसल्स तो पूरे फॉल ऑफ कर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। कौन ज्वाइन करते हैं, कौन ग्लू करने का काम करता है? जब मैं इलास्टिक का नाम ले रही हूँ कि इट वर्क्स एज इलास्टिक, तो ये इलास्टिक कौन मेंटेन करता है, ठीक है, ये इलास्टिसिटी कौन मेंटेन करता है, कौन मेक श्योर करता है कि अर्थराइटिस किसी को ना हो, सबका बोन का डेंसिटी स्ट्रांग रहे? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन द लिविंग जो टिश्यू है, इलास्टिसिटी का जो काम करता है वो इलास्टिन एंड कोलाजन, दिस बोथ आर कमिंग फ्रॉम प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम से प्रचलित है। कोलाजन हम लोग के स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। स्किन जैसे कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है धीरे धीरे ओल्ड एज में कम होती जाती है, इसीलिए जो रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं,
गाल जो है पूरा पक ही नहीं रहती, नीचे होना शुरू हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग में, तो उनकी कोलाजन की फैक्ट्री धीरे धीरे कम होती जाती है। ऑलराइट, तो दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट हेल्प्स दिस इलास्टिसिटी वाला टिश्यू to sustain. टेंडेंस मेनली टेंडेंस और लिगामेंट्स को हेल्प करते हैं इलास्टिन एंड कोलाजन। ऑलराइट, गॉट इट, ताकि वो बोन से मसल्स को कनेक्ट कर सके और बोन को कनेक्ट कर सके। तो अगली बार डेफिनेशन कोई पूछे तो लिगामेंट्स आर द लिविंग टिश्यू दैट कनेक्ट्स टू बोन, ताकि प्लेसमेंट बनी रहे, मतलब वो रिलेशनशिप कड़क रहे, बोन से बोन को कनेक्ट कर सके। अच्छा, बोन से मांसपेशियों और बोन्स की कनेक्शन बनी रहे, तो वो हेल्प करता है टेंडेंस, राइट। अच्छा, कमिंग बैक टू कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या करता है? अच्छा, बोन से बोन अगर आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में ज्यादा थोड़ा सा गैप रहना जरूरी है, वरना देखो अगर नी की प्लेसिंग, अगर दो नीज हैं, दो नीज ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग की ऊपर की जो नीज है, हम पैर को अगर देख रहे हैं तो ये दोनों बोन से बनी है, राइट। अच्छा, दोनों बोन से अगर बनी है, नीज की स्ट्रक्चर ऐसी है कि दिस बोथ स्ट्रक्चर आर लाइक दैट, अगर ज्यादा गैप हो गया दोनों के बीच में, धड़ से अगर वो रहे तो फ्रिक्शंस ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अर्थराइटिस में ये देखा गया है, फ्रिक्शन अगर मतलब पैरों के बीच में, सॉरी बोन्स के बीच में अगर गैप हो गया, नीज गैप जिसको बोलते हैं, नी गैप अगर ज्यादा हो गया तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑब्वियसली, बट गैप बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है, तो फ्रिक्शंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब जब चलते हैं तो वो कीकू वाला आवाज इसी से ही होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज इज द मेन कंपोनेंट, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कि वो मेक श्योर करता है कि ये जो गैपिंग सिस्टम है वो थोड़ी सी एप्रोप्रिएटली बनी रहे। तो सॉफ्ट पैडिंग, ठीक है, कार्टिलेज की क्या है? इट्स अ सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग बिटवीन बोन्स दैट प्रोटेक्ट्स जॉइंट्स एंड फैसिलिटेट्स मूवमेंट। ऑलराइट, अगर ये आपकी बोन की स्ट्रक्चर है, आई होप यू कैन सी, ऑलराइट, तो सॉफ्ट पैडिंग ये इसके ऊपर देता है ताकि घर्षण, फ्रिक्शन ना हो ज्यादा, और ज्यादा चलते वक्त किसी को अर्थराइटिस की दिक्कत ना हो, ठीक है, नीज की मेनली दिक्कत ना हो। जो एथलीट्स होते हैं वो भी मेक श्योर करते हैं कि उनकी, अच्छा, कार्टिलेज को बरकरार रखने के लिए इलास्टिन और कोलाजन की फैक्टर भी बहुत जरूरी है, इसीलिए जो स्पोर्ट्समैन लोग होते हैं दे मेक श्योर दे हैव, अगर रनिंग उनकी ज्यादा हो रही है और कार्टिलेज वेस्टेज होने की ज्यादा चांसेस होते हैं, तो दे मेक श्योर कि दे इंक्लूड प्रोटीन इन देयर होल डाइटरी मैनेजमेंट, ताकि ये जो घर्षण है वो ना हो। कल को किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप डाइट चार्ट बना रहे हैं तो प्रोटीन दे रहे हैं, इन सभी को पता है कि हाँ प्रोटीन चाहिए, क्या गहरा पूरा अंदर है उसका मैकेनिज्म, ये आज आपको पता चला। ऑलराइट, ओके, तो मैं ये लिविंग टिश्यू के बारे में जब बोल रही थी, सेल इज कॉम्प्राइजेस ऑफ मेनी टिश्यूज, लाइक, ठीक है, तो टिश्यूज के भी 4 प्रकार के टिश्यू हैं, नोट इट डाउन। Alright, first is connective tissue. जो कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल लिखो, बोन, बोन में क्या है? बोन में टेंडन्स हैं जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, लिगामेंट्स हैं, दे ऑल कम अंडर connective tissues, living connective tissues, all right, bone, blood and lymph tissues में पाए जाते हैं connective tissues। blood में क्या? arteries, veins, they are also a part of tissue culture, right, so they also connect
हार्ट टू मेनी अदर ऑर्गन्स, इसीलिए वो लोग कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल्स में आते हैं। ऑलराइट, सेकेंड इज एपिथेलियल टिश्यू। एग्जाम्पल है स्किन, मेनली स्किन, स्किन लिख के रखो, इट्स मेनली स्किन। एपिथेलियल टिश्यूज मतलब मेनली आपका स्किन, जो आपके बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। मेनली एग्जाम्पल में आता है स्किन, ठीक है। स्किन इज ऑल्सो अ टिश्यू, ऑलराइट। स्किन की खुद की ब्लड वेसल्स है ना, अंदर से ब्लड वेसल्स जा रही है, वो खुद कभी कभी स्किन डेड होने के बाद खुद ब खुद अपने आप को ग्रो करने की कैपेबिलिटी में रखता है, तो दैट इज ऑल्सो लिविंग टिश्यू, ऑलराइट। अच्छा, देन कम्स मसल टिश्यू। मस्कुलर सिस्टम जब मैं डिस्कस करूंगी तो मसल टिश्यूज के एग्जाम्पल दूंगी। मस्कुलर टिश्यू मसल टिश्यू, मस्कुलर ऑर्गन्स, सेम बात, ठीक है। मसल टिश्यूज के एग्जाम्पल्स भी हैं कार्डियक, फिर भी मैं जान के दे रही हूँ, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, इसे डिफरेंशिएट है, मैं आपको मस्कुलर सिस्टम करते वक्त आपको एग्जाम्पल दूंगी। फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। किस चीज के एग्जाम्पल है, कितने प्रकार के टिश्यूज इज बीइंग फाउंड इन आवर बॉडी। 4 काइंड मेनली। नर्वस टिश्यूज में आपका स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, ब्रेन में आएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम में जो टिश्यूज वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं, उसी में नर्वस टिश्यूज के एग्जाम्पल आते हैं, ऑलराइट। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इज द एग्जाम्पल, ओके, ऑलराइट। तो कल को अगर आपके इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आए या फिर मेनली किसी ने भी पूछा, तो यू राइट नाउ हैज द नॉलेज ऑफ हाउ मेनी काइंड ऑफ टिश्यूज यू करेंटली हैव, ऑलराइट, ओके। कमिंग बैक टू फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन क्या है, ये टिश्यूज के बारे में था, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया, या शुड आई गिव यू टाइम, नोट डाउन कर लिया या मिटा दूं? ऑलराइट, फंक्शन। First is shape and structure. मस्कुलर सिस्टम और जो स्केलेटल सिस्टम है वो साइड बाय साइड चलते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग जो है वो काफी सेम है, ठीक है। वो भी मसल्स भी शेप एंड स्ट्रक्चर को मतलब प्रमोट करते हैं हम लोग की बॉडी में, स्केलेटल सिस्टम भी प्रमोट करता है, दोनों ही ढांचा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, शेप एंड स्ट्रक्चर इज, मैंने पहले से ही बोला है, बॉडी की जो शेपिंग एंड स्ट्रक्चर, बोन्स अगर नहीं है तो जो हम लोग की स्किन है वो धुड़क करके गिर जाएगी,
ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स अस, सबसे पहला उसका प्राइमरी फंक्शन है ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम इज इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड शेप, ठीक है। प्रोटेक्ट्स योर ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम, बोन, सिर्फ बोन ही नहीं है, हम लोग की जो इंटरनल जो आपकी यू कैन से ऑर्गन्स है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। उसके भी काफी एग्जांपल्स हैं आपके बुक में, इफ यू गो थ्रू इट, काफी सारे अच्छे बोन्स के पूरे बायोलॉजिकल नेम्स दिया गया है वहां पे बुक में, ठीक है। तो उसी से एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उसमें से कुछ आपके एग्जांपल्स हैं, मैंने नोट डाउन किया है, राइट इट डाउन। इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन, दैट इज एक एग्जांपल है क्रेनियम, जो कि स्केलेटल पार्ट मतलब एक बोन है, प्रोटेक्ट्स ब्रेन, ब्रेन का गुदा काफी सॉफ्ट होता है, इट रिक्वायर्स प्रोटेक्टिंग, ठीक है। वर्टिब्रे, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, and rib cage protects, we can say heart, lungs, a part of liver, liver को partially protect करता है, ठीक है। तो ये है कुछ बोन्स के एग्जाम्पल जो सेकेंड फंक्शन में हेल्प करता है, दैट इज इट प्रोटेक्ट्स योर ऑर्गन, ऑलराइट। मूविंग ऑन, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज, ठीक है। बोन के अंदर आरबीसीज के जो मतलब फंक्शनिंग होती है वो बिल्डअप होती है। बोन मैरो, बोन के अंदर जो होता है वो प्रमोट करता है, आरबीसीज के काउंट को बढ़ाता है। अच्छा, आरबीसी की स्टिमुलेशन कौन हेल्प करता है? आरबीसी को मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम मतलब बोन के अंदर के स्ट्रक्चर मतलब बोन मैरो में होता है। ये एक अच्छी और इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग तो है ही, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि केमिकली जो हार्मोन्स हमारे होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, जब तक शरीर को एक चीज को बोला नहीं जाता करने को तब तक शरीर नहीं करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली हवा में नहीं करेगा। दैट हैज टू बी सम मैसेजिंग गोइंग अराउंड इनसाइड योर बॉडी। तो उसमें से you can say kidney में, kidney has a hormone called EPO, erythropoietin। मैं स्पेलिंग को देख के लिख रही हूं, तो you guys also need directions while understanding the spelling, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन, कभी-कभी पोइटिन लिखते वक्त गड़बड़ हो जाता है, ऑलराइट। EPO इज अ हार्मोन जो कि किडनी के इंटरशियल सेल्स में पाए जाते हैं, ऑलराइट। इंटरशियल सेल्स में इट इज बीइंग फाउंड, ऑलराइट, जो कि स्टिमुलेट करता है ईपीओ को, तभी जाके बोन मैरो के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। वो बोन मैरो, बोन के अंदर की बोन मैरो इज अ यू कैन से व्हाइट फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपकी बोन के अंदर पाई जाती है।
चिकन अगर कोई बना के खाया होगा तो उनको पता है कि बोन के अंदर होती है वो, यूजुअली लोग खाते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ यूजुअली लोग खाते हैं। तो वही गूदे वाली बोन के अंदर की जो गूदा है वो हेल्प करता है आरबीसी बॉडी में बनाने को। तो बोन मैरो में स्टेम सेल्स होता है, ठीक है। द स्टेम सेल यूजुअली इज बीइंग स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन कॉल्ड ईपीओ, इथ्रोपियोटिन, ठीक है। ये स्टेम सेल्स डायरेक्टली आरबीसी को बनाता है और बोन को प्रोटेक्ट भी करता है और आरबीसी के काउंट्स को भी बढ़ाता है, प्लस प्रोटेक्ट भी करता है, आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ब्लड की क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? मैंने हमेशा कहा है आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारी कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए भी हेल्प करता है ईपीओ, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी की एक और फंक्शनिंग आपको पता चली कि किडनी सिर्फ फिल्टर आउट ही नहीं करता है, ईपीओ को भी जनरेट करता है। एंड इफ समवन आस्क्स यू कि किडनी कैसे आरबीसी ब्लड काउंट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, किसी को एनीमिया है, कनेक्शन देखो, किसी को एनीमिया है, किसी का ब्लड रेड मतलब खून नहीं बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन कनेक्ट कि उसका किडनी का फंक्शनिंग भी डाउन है, क्योंकि अगर किडनी का फंक्शनिंग उसका डाउन नहीं होता तो ऑब्वियसली जो ईपीओ की जो स्ट्रक्चरिंग है वो आराम से फ्लो कर रही होती है और आरबीसी काउंट्स भी बनते है ना। तो किसी को एनीमिया है तो किडनी को और लिवर को दोनों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी एज ए डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। ऑलराइट, ओके, तो मूव ऑन। अच्छा, अगेन इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स और स्टोर्स ब्लड सेल्स। उसके बाद की स्टोरी है फंक्शनिंग है, इट ऑल्सो स्टोर्स मिनरल्स। बोन मेनली कैल्शियम, आयरन, इस तरह के मिनरल्स को अपने आप में प्रिजर्व करने की शक्ति रखता है। जब वो अपने आप में स्टोर करके रखता है, जब किसी की कमी होती है, किसी मिनरल्स की कमी हो रही है बॉडी में, तो पहले का क्या हुआ स्टोर को रिलीज करता है, तभी जाके बॉडी में मिनरल्स बैलेंस बनी रहती है। ऑलराइट, तो नाउ यू नो होपफुली कि कितनी जरूरी है स्केलेटल सिस्टम, बोन की स्ट्रक्चर। अच्छा, जब हम स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो स्केलेटल सिस्टम को दो विभाग में बांटा गया है, एक एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा, एक्सियल में होते हैं टोटल 80 बोन्स एंड एपेंडिकुलर में 126 बोन्स। ऑलराइट, क्लियर है? अब उनकी पोजीशनिंग जान लीजिए, ये 80 बोन्स एंड 126 बोन्स एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन की जो डिवीजन है उसको देख के जानते हैं लेवलिंग में। देखिए, जो 80 बोन का जो मैंने कहा, जो फर्स्ट इज आई ऑलवेज फॉरगेट दिस एक्सियल स्केलेटन, राइट। तो एक्सियल इज आपकी हेड से लेके आपकी गर्दन तक, ठीक है। यू कैन से अप टू चेस्ट, हाफ चेस्ट एरिया तक आपकी एक्सियल आएगी। अच्छा, शोल्डर से नीचे जाने तक की, ठीक है, शोल्डर से नीचे जाने की जितने भी है वो एपेंडिकुलर में जाती है, दैट इज टोटल 126 बोन्स, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम को दो विभाग में इस तरीके से वितरित किया गया है, एक तो एक्सियल है और एक एपेंडिकुलर है। ऑलराइट, ओके, तो ये रहा आपका स्केलेटल सिस्टम। जो मेन पॉइंट है मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बता दिया। ओके, सो मूविंग ऑन टू मस्कुलर सिस्टम। मैंने कहा है जो स्केलेटल सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम, उनकी फंक्शनिंग काफी सेम है, बस डिफरेंस वही है कि इट डजंट स्टोर एनी मिनरल्स इन देम, या फिर मसल्स बनाता नहीं है आरबीसी, ठीक है, खून की प्रोडक्शन वो नहीं करता। बाकी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना, ठीक है, क्योंकि बोन के ऊपर तो ये भी है,
बोन के ऊपर तो हम लोग की मसल्स तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आ रही है, तो स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन को देना वो परम मुख्य काम है मसल का। लेकिन उसके बाद क्या क्या इसके सिस्टम्स हैं, कंपोनेंट्स देखो, कंपोनेंट्स के नाम पे मस्कुलर सिस्टम हैज ओनली वन, comprised of only one component, that is मसल फाइबर। मेनली देखो मसल्स के, मस्कुलर सिस्टम के काफी छोटे छोटे डिविजन्स हैं, लेकिन कंपोनेंट्स के तौर पे आप लिखेंगे मसल फाइबर। इट कंप्राइजेस ऑफ मसल फाइबर। Alright, this muscle fiber is made up of myofibrillar. फिब्रिलर जैसा नाम वैसा काम, पिलर जैसा काम करता है। ऑलराइट, मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मायोफिब्रिलर। अच्छा, ये मायोफिब्रिलर इज मेड अप ऑफ बोथ द प्रोटीन, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। तो मसल फाइबर क्या खाने से प्रमोट हो रहा है? अगेन प्रोटीन। क्यों? मायोफिब्रिलर जो है उसको अगर स्ट्रक्चरली बढ़ाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो प्रोटीन की इंटेक वेरी नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन से ही बनता है। मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन। प्रोटीन इंटेक अगर नहीं होगा शरीर में तो मसल्स नहीं बनेंगे। ऑलराइट, तो दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अच्छा, मस्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग इज फर्स्ट, मस्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग इज फर्स्ट इज मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। ठीक है, दीज जो कॉन्ट्रैक्शन है, मूवमेंट है, वो मसल्स के अपब्रिंगिंग से होती है, दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, नी जॉइंट मेनली। देखो सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी इन द सेंस जो हम लोग की नी जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट है। ठीक है, एक तो ढांचा वो प्रोवाइड कर ही रहे हैं हम लोग को, और सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं। अगर मेरे खुद की शोल्डर्स नहीं होती, खुद की नीज नहीं होती, एक तो मैं खड़ी नहीं हो पाती, और शोल्डर्स की अगर ठीक से पोजीशन नहीं होती तो आई विल ऑलवेज बी स्टैंडिंग लाइक दिस। ठीक है, तो दिखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा और मेरी स्टेबिलिटी भी सही नहीं है, ऐसे करके तो मैं चीजें लिख भी नहीं पाऊंगी, है ना। तो मसल्स प्रोवाइड अस द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, हीट जनरेशन, कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, थर्ड एक गुड पॉइंट ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज हीट जनरेशन। इट आल्सो प्रोवाइड्स हीट जनरेशन एंड होम्योस्टेसिस ऑफ द होल बॉडी। अच्छा, कोई भी काम करते वक्त एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो रही है तो हीट डेवलपमेंट हो रहा है। ऑलराइट, तो मसल्स जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट करिए, जितना भी हम वर्क कर रहे हैं यहाँ से वहां, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट करिए, जितना वर्क करिए, तो हीट जनरेशन हो रहा है बॉडी में। राइट, तो इसी हीट के प्रोडक्शन से एनर्जी प्रोडक्शन होती है। हीट के एब्सेंस में ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो व्हेन होल बॉडी इज बीइंग प्रोवाइडेड विद सब ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ हीट, तो इट गिव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, तो अगर हीट जनरेशन हो रहा है, ठीक है, सेल की फंक्शनिंग ठीक से हो रही है, ठीक है, सेल फंक्शनिंग ठीक से हो रही है, तो जाहिर सी बात है आर्टरीज ठीक से काम कर रहे हैं, which in turn give you blood circulation। ठीक है, तो फोर्थ उसकी फंक्शनिंग है मस्कुलर सिस्टम की, इट आल्सो प्रोवाइड्स विद ब्लड सर्कुलेशन। लेकिन अगर कोई पूछे कि फर्स्ट एंड प्रमुख मस्कुलर सिस्टम का क्या काम है, तो इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर एंड इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे हम फोल्ड कर पा रहे हैं अपनी कोई भी बॉडी को, कोई भी बॉडी पार्ट को, ठीक है, वो थंब हो, थंब की जो अपब्रिंगिंग है, टोज हो, ठीक है, टोज एंड फीट अगर हम कॉन्ट्रडिक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू मसल्स। ओके, मसल्स एक ऊपरी विभाग में मिलेंगे आपको, और इंटरनली भी मसल्स होते हैं टू प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स। ऑलराइट, तो मसल्स कितने प्रकार के हैं?
एक है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में सबसे पहले एग्जाम्पल में आता है बोन, बोन्स। एग्जाम्पल दे दे के अगर आप चीजें नोट डाउन करोगे तो इजी होगा ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए। ऑलराइट, स्मूथ मसल्स, दिस इज इंटरेस्टिंग। आपकी इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूट्रस में, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। तो लिखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब आपकी इंटेस्टाइन में स्मॉल एंड लार्ज बोथ मसल्स पाए जाते हैं। या मैंने आपको एक बार कहा था, आपके जीआई में जब पढ़ा रही थी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चैप्टर पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा कि आपके लार्ज कोलोन में जब फीसिस होता है, ठीक है, फीसिस जब हो रहा है तो फीसिस जो घूम के आके फिर नीचे होके स्टूल होके जो एनएस के थ्रू से निकल रहा है, स्टूल पास हो रहा है, वो मूवमेंट कैसे कर रहा है? म्यूकस के थ्रू। अच्छा, इस म्यूकस को बिल्डअप करने के लिए सेल्स का सहारा लगता है, गॉबलेट सेल्स का सहारा लगता है, वी ऑल नो। बट जो मूवमेंट हो रहा है, जो फीसिस से यहाँ जो मतलब खसकाने का काम हो रहा है, वो किसका? मसल्स का। ठीक है, जो कि किस कैटेगरी में आते हैं? स्मूथ मसल्स में। कोलोन में ये मसल्स अगर ना हो, स्मूथ मसल्स अगर ना हो, तो जो फीसिस है जो कि स्टूल में परिवर्तित होता है वो नहीं हो पाएगा। तो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब मूवमेंट करने की जो प्रक्रिया है, वो अगर ना हो तो दिक्कत होगी। अनदर एग्जांपल इज आपकी फूड पाइप में। फूड पाइप में जब खाना गले से उतर रहा है तो वो भी एक मतलब यू कैन से स्पाइरल तरीके से खाना नीचे आता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन की वेव है, ठीक है, इट आल्सो गिविंग यू द स्पेस एंड गिविंग द फूड एडवांटेज टू कमिंग डाउन टू द स्टमक। ठीक है, तो वो मूवमेंट किसके द्वारा हो रहा है? स्मूथ मसल्स के द्वारा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिर्फ आपकी इंटेस्टाइन में ही पाए नहीं जाते। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसको बोला जाता है? मुंह से लेकर पूरे एनस तक, जो आपके डाइजेशन को हेल्प करता है, जो ट्रैक्ट, जो रास्ता, उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जाता है। तो स्मूथ मसल्स पूरे ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ मसल। ठीक है, अच्छा, तीसरा है कार्डियक मसल्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलेगा यूट्रस में जो एग, मैंने अगेन फर्टिलाइजेशन के बारे में जब पढ़ाया था, एग की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, एग की जो रिलीज होती है फेलोपियन ट्यूब में, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहां पर भी मूवमेंट हो रहा है। मसल्स वहां पे अगर नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन, जो मतलब मूवमेंट पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक का मूवमेंट वो नहीं होगा। तो फेलोपियन ट्यूब में, जो यूट्रस में जो हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ओवरी से लेके पूरा यूट्रस तक का जो सफर है एक का, वो फुलफिल नहीं होगा अगर स्मूथ मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहे तो। ऑलराइट, ओके, एंड अगेन आई हैव टोल्ड ब्लड वेसल्स आल्सो वर्क एज आर्टरीज एंड वेन्स। वो भी ब्लड को इर्द गिर्द घुमाने का काम करते हैं। तो वो अगर वहां के स्मूथ मसल्स अगर काम नहीं किए तो दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। कार्डियक मसल्स में एग्जांपल आता है हार्ट। हार्ट का धुक होना, मतलब हार्ट का वॉल्स। अगेन मैं जब हाइपोटेंशन पढ़ा रही थी आपको, तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्व खुल रहा है, मतलब डोर्स खुल रहे हैं फिर बंद हो रहे हैं, ताकि ब्लड एक डोर से दूसरा डोर, मतलब एक वॉल्व से दूसरा वॉल्व जा सके। तो ये धुक होने का कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है? मसल। ठीक है, तो इंटरनल मसल्स आर आल्सो बीइंग फाउंड, दैट इज कार्डियक मसल इन हार्ट, जो कि दैट इज आल्सो वन ऑफ टाइप ऑफ मसल्स। ऑलराइट, ओके, सो जो इंटीग्यूमेटरी है एंड डाइजेस्टिव है, उसके ऊपर हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम वी विल बी डूइंग आवर डिविजन्स इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम तक रहने देते हैं। ऑलराइट, डू रिवाइज योर चैप्टर
आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास, कंप्लीशन हो जाने के बाद इधर आप क्लास देखें, ठीक है, यू कैन डू दैट, या फिर बुक और पीडीएफ भी पढ़ें। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ओके, रेस्ट जो बचा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ओके, dismiss class, have a great day।